बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद। आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने एनसीएस ईएमजी का टेस्ट कैसे करना है। उसकी हम बेसिक्स को समझेंगे, इसकी इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन को देखेंगे और इस टेस्ट की प्रोसीजर को थ्रू आउट समझेंगे और उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे कि एनसीएस ईएमजी के अंदर आपको फाइंडिंग किस तरह की मिलती है, आपने इसको परफॉर्म कैसे करना है और फिर इंटरप्रेट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम इंशाल्लाह इसको बेसिक्स से एडवांस तक लेके जाएंगे और सारा पैकेज आपको कंप्लीट एक वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्ले लिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपकी जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर हम एनसीएस ईएमजी की बात करें डेफिनेटली तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। तो डेफिनेटली एनसीएस ईएमजी एक पेयर टेस्ट है और इकट्ठा ही किया जाता है, ये डिफरेंट टेस्ट नहीं है। जिस पेशेंट की हमने किसी पेशेंट के अंदर जब टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम दोनों हमने करने हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ एनसीएस करनी है। एनसीएस ईएमजी एक कंबाइंड टेस्ट है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मतलब आपने क्लिनिकल एग्जाम किया, बच्चे का आपको लगा न्यूरोपैथी है तो आपने उसकी पहले एनसीएस करनी है। एनसीएस में आपको उसको खास फाइंडिंग मिलेंगी और जब ईएमजी करोगे तो आपके अंदर उसको खास फाइंडिंग मिलेंगी। यानी कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद एनसीएस और फिर ईएमजी, ये तीनों मिलती हैं। एनसीएस ईएमजी कोई सेपरेट टेस्ट नहीं है, ये आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन की एक्सटेंशन है और ये दोनों इकट्ठे होते हैं। ये सेपरेट टेस्ट नहीं है कि मैं कहता हूं कि एक पेशेंट की एनसीएस कर लो, एक पेशेंट की ईएमजी कर लो, ऐसा नहीं होता, बल्कि एनसीएस ईएमजी एक सिंगल टेस्ट का नाम है। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें तो डेफिनेटली आपके जो लोअर मोटर न्यूरॉन और जो नीचे की डिजीज है, सपोज मसल में कोई इशू है, सपोज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कोई इशू है, सपोज नर्व्स के अंदर कोई इशू है और इवन सम केसेस के अंदर इंटीरियर जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स है वहां उस लेवल तक ये चीजों को डिटेक्ट करता है। अगर किसी को ट्रांसवर्सल हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड की इंफेक्शन हो गई है, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, कोई पेशेंट सीपी है, तो उसके अंदर एनसीएस ईएमजी की रिकमेंडेशंस नहीं है, उसके अंदर एनसीएस ईएमजी नॉर्मल होगी। इसकी फाइंडिंग तब होगी जब पेशेंट के अंदर कोई मसल का इशू है, लाइक कोई मायोसाइटिस है, कंजेनिटल मायोपैथी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पेशेंट के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कोई इशू है, लाइक पेशेंट को मायसीनिया ग्रेविस है, पेशेंट का कोई नर्व्स का इशू है, लाइक पेशेंट को कोई न्यूरोपैथी है, जीपीएस है, या पेशेंट को कोई इंटीरियर हॉर्न सेल्स की डिसऑर्डर है, लाइक उसको एसएमए है, तो उसके अंदर इसकी चेंजेस आपको मिलेंगी। अदरवाइज अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर ये नॉर्मल रहेगी, उसके अंदर आपने इसको रिकमेंड नहीं करना। जहां तक इसकी प्रीरिक्विजिट की बात करें तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जो जब टेस्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट का जो एरियाज हैं जहां पे आपने ये इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करने हैं वो एरियाज जो हैं वो साफ होने चाहिए। मतलब उसके ऊपर अगर आपकी कोई डर्ट है, गंद मैल लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन को इफेक्ट करेंगे। डेफिनेटली क्या होता है कि हमारी स्किन है, उसके नीचे हमारे नर्व्स पड़े हैं और मसल्स पड़े हैं। जब आपकी स्किन के ऊपर आपकी जो है वो स्किन बिल्कुल साफ होगी, उसके ऊपर कोई डर्ट नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को रोकने वाली चीज नहीं होगी, तो आपका टेस्ट के रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो पेशेंट बिल्कुल साफ, नीट और क्लीन होना चाहिए, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये है कि पेशेंट के जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो आपकी वार्म होनी चाहिए। खासतौर पर सर्दियों के अंदर इशू होता है कि जब पेशेंट बिल्कुल ठंडे पाँव के साथ आते हैं, ठंडे हाथ होते हैं उनके, तो वहां पे जब आप इलेक्ट्रोड अप्लाई करते हैं तो उनको आपकी जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो आपकी बड़ी आपको न्यूरोपैथी की फाइंडिंग मिलती है नॉर्मल पेशेंट के अंदर। तो आपके एक्सट्रीमिटीज जो है वो वार्म होनी चाहिए टेस्ट से पहले, तो आपका एक्सट्रीमिटीज वार्म एंड क्लीन होनी चाहिए और एक्सट्रीमिटीज वार्म होनी चाहिए। दूसरा, पेशेंट की ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि पेशेंट का जो, चूंकि हमने पेशेंट के आर्म्स पे इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं या लेग्स पे इलेक्ट्रोड लगाने हैं, तो आपको पहले बताना है कि आपने ऐसी ड्रेसिंग पहन के आनी है जो कि लूज हो या जो कि इतनी आपकी जो जो खुली ड्रेसिंग हो जिसको आप इजीली आप उसको शर्ट को रोल ओवर कर सकें, ताकि उसका जो एरियाज हमारे हैं वो एक्सपोज होने चाहिए। बाज़ औक़ात इतनी तंग जीन्स के साथ पेशेंट आ जाते हैं तो उनको रोल करना बड़ा मुश्किल होता है और फिर हमें जो है वो बाज़ औक़ात उनको काटना भी पड़ता है। तो डिफरेंट, इससे आप पहले ही पेशेंट को गाइड कर दें कि आपने ये चीजें करके आनी है। अगर इस जैसी कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो यूजली कोई एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशंस में तो ये है कि अगर आपके पेशेंट के अंदर कोई इम्प्लांट है, डिवाइस है, लाइक उसके कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है, कार्डियक उसका कोई डिफिब्रिलेटर है, तो अगर आप उसके आसपास आपने करंट नहीं देना, डेफिनेटली उससे जो है उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस से उसकी जो फंक्शन है वो मुतासर हो सकती है और पेशेंट जो है वो उसको जो है कार्डियक एरिथमिया हो सकते हैं। तो ये तो एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन है। उसकी जो रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन उसके अंदर यह है कि अगर पेशेंट के अंदर कोई रिसेंट कोई सर्जरी हुई है या पेशेंट को कोई ट्रॉमा हुआ है, सपोज उसकी रेडियस का जो है वो फ्रैक्चर हो गया है और उसकी जो है वो रिस्ट ड्रॉप हो गया, रेडियल नर्व इंजरी हो गई है,
या फिर उसका जो है वो जो ह्यूमरस है उसका फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से रेडियल इंजरी हो गई है, तो उस सूरत में अगर आपको जहां पे आपने इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करने हैं वहां पे कोई एक्टिव स्कार पड़ा हुआ है, जो अभी स्कार एक्टिव वुंड पड़ा हुआ है जो हीलिंग नहीं है, तो उस साइड पे यूजुअली हम कहते हैं कि हम थोड़ा सा इंटरवल से कराते हैं, तब तक वो वुंड हील नहीं होता तब तक हम नहीं करवाते। इस तरह जो हमारे मेटालिक रॉड्स होते हैं, खासतौर पर जो कंडक्टेड जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन करवाते हैं, तो उसमें भी ये रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। तो न्यू रिकमेंडेशंस में आप उसके अंदर जा सकते हैं, कर सकते हैं, बट स्टिल वही अवॉइड करते हैं कि जब तक इंटरनली कोई रॉड प्लेस है तो उस वक्त में, क्योंकि जो वो करंट पेशेंट को उसमें लगने का खतरा होता है, तो वो भी उसके मटेरियल की जो मटेरियल यूज हुआ है उस अकॉर्डिंगली आपने इसको देख लेना है और उस मटेरियल अकॉर्डिंग स्टडी कर लेना है कि उसके अंदर ये टेस्ट सेफ है या नहीं सेफ है। तो इस चीज को आपने पहले देख लेना है, इसकी प्री रिक्विजिट इंपॉर्टेंट ये है। एक और कंडीशन है कि जब हम ईएमजी करते हैं तो डेफिनेटली ईएमजी के अंदर आप नीडल मसल के अंदर डालते हो, तो अगर पेशेंट के अंदर आपके पेशेंट के अंदर सपोज को आईटीपी है या उसको कोई हीमोफीलिया है, तो उस सूरत में आप उसको जो है वो अंडर कवर जाके ये प्रोसीजर कर सकते हो। उसके अंदर ये जो है आप डेफिनेटली आप उसका अगर हीमोफीलिया है तो क्लॉटिंग फैक्टर को आप बिल्डअप करो और फिर ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अदरवाइज आपने पेशेंट टू पेशेंट चीज़ों को आपने देख लेना है। इस तरह अगर पेशेंट आपका वारफेरिन पे है, आपका पेशेंट एस्कार्ड पे है, तो आपने उसमें भी ये कॉशियसली चीज़ें देखनी है और उसके जो लैब टेस्ट है उसको मॉनिटर करके ही ये टेस्ट परफॉर्म करना है। सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज एनसीएस, दैट इज कॉल्ड एज नर्व कंडक्शन स्टडी। नर्व कंडक्शन स्टडी का जो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडीज और एक होता है मोटर नर्व कंडक्शन स्टडीज। तो सबसे पहले हम मोटर नर्व कंडक्शन स्टडीज करते हैं और फिर हम सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडीज करते हैं। अगर हम मोटर नर्व्स की बात करें तो आपके अपर लिम्ब के अंदर जो कॉमनली स्टडीज नर्व है उसके अंदर हमारी जो है वो रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है और हमारी जो मीडियन नर्व है। और अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो उसके अंदर हमारी जो कॉमनली स्टडीज मोटर नर्व है उसके अंदर हमारी टीबियल नर्व है और पिरोनियल नर्व है। अगर हम सेंसरी नर्व की बात करें तो लोअर लिम्ब के अंदर जो हमारी सेंसरी नर्व स्टडी की जाती है वो सूरल नर्व है और अपर लिम्ब के अंदर डेफिनेटली हम मीडियन और अल्नर और रेडियल नर्व की सेंसरी स्टडीज भी कर सकते हैं। जब हम मोटर नर्व स्टडी करते हैं तो उसकी मोटर नर्व स्टडी के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम चेक करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर उतना होता है कि उसकी जो है वो डिस्टल मोटर लेटेंसी क्या है, फिर हम देखते हैं कि उसका कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल क्या है, फिर हम देखते हैं कि उसकी जो है वो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी क्या है। जो और चीजें आप देख सकते हैं वो है कि उसका जो है वो उसका जो कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल है उसका एरिया कितना है, और हम जो और चीजें देखते हैं उसके अंदर जो है इसकी कोई कंडक्शन ब्लॉक तो नहीं आ रहा, तो इसको भी हम देख सकते हैं। इस तरह मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी के अंदर हम उसकी जो है वो एफ वेव को भी देखते हैं। जबकि सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडीज के अंदर अगेन आप जो है वो उसका सेंसरी नर्व एक्शन पोटेंशियल देखते हैं, इसको हम स्नैप कहते हैं। उसकी जो है वो कंडक्शन वेलोसिटी को देखते हैं और उसका स्नैप का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हम देखते हैं। तो हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि हम ये चीजें कैसे आती हैं और कैसे हमने अप्लाई करना है। सो जब हम एनसीएस करते हैं तो उसके अंदर एनसीएस के अंदर हम पेशेंट के जो है वो नर्व्स को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा हाथ आप देखें तो मेरे हैंड के अंदर आपकी जो है ये जो हमारी टिपिकल रूट है नर्व्स का, अगर इसमें आप देखें तो हमारी अल्नर हमारी नर्व है जिसका रूट यहाँ स्टार्ट होता है, ये हमारी एल्बो के पीछे से जाती है और फिर हमारे ऊपर जाती है, ठीक है। इस तरह अगर हम मीडियन नर्व में कहें तो मीडियन नर्व हमारी यहाँ जा रही है और मीडियन नर्व हमारी यहाँ से जा रही है और फिर ये ऊपर चली जाती है। इस तरह अगर रेडियल नर्व का कहें तो उसका रूट हमारा जो है ना बैक साइड ऑफ आपके हैंड के ऊपर है, ठीक है, और आपकी मिडिल साइड होते हुए इस साइड पे आती है। तो जब हम किसी पेशेंट की नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं तो हम पेशेंट के जो है वो नर्व को स्टिमुलेट तीन तरह के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है इसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड और एक हमारा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये तीन तरह के इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं और एक हम यूज करते हैं स्टिमुलेटर, ठीक है। स्टिमुलेटर क्या होता है कि वो करंट देता है। अब अगर मैं अपने आर्म को देखूं तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरी जो है वो ये आपकी जो है वो सारी आपकी नर्व का रूट है, ठीक है। ये यहाँ से होते यहाँ जा रही है, ठीक है। ये मेरी नर्व है और ये इस एरिया में ये मसल या थिनार के मसल्स हैं, इसके अंदर अबडक्टर पोलिसिस एबीपी अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस एक मसल है जिसको ये नर्व सप्लाई करती है। अब मैं इसके अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज करूंगा, एक मेरा इलेक्ट्रोड होगा जो एक्टिव होगा और एक रेफरेंस होगा। ये जो मेरा मसल है यहाँ पे, ठीक है, इसकी ये बेली है पूरी और यहाँ पे इस मसल का टेंडन अटैच है, ठीक है। तो मेरा एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो मैं मसल की बेली पे लगाऊंगा, ये जो मसल है यहाँ पे ऐसे अटैच है तो ये मेरा मसल की बेली पे होगा, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैं मसल के टेंडन पे अटैच करूंगा, ठीक है। और जो मेरा ग्राउंड इलेक्ट्रोड होगा वो मेरी पाम के ऊपर लगेगा, ठीक है। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कि आपका सर्कल की फॉर्म होता है, डिस्क इलेक्ट्रोड होता है, वो आप यहाँ पे लगा देते हो, और एक इलेक्ट्रोड ये होता है कि आपका वो आपका जो है वो बैंड लाइक होता है तो आप उसको बांध देते हो। तो जो भी आपका रिकॉर्डिंग ग्राउंड इलेक्ट्रोड होगा वो आपका यहाँ पे लगेगा। तो एक्टिव लगेगा मसल की बेली के ऊपर, जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है वो लगेगा आपकी मसल के टेंडन के ऊपर, और जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है वो आपकी जो पाम है उसके ऊपर लगेगा। यूजुअली आप जहाँ पे आपका स्पेस बहुत ज्यादा हो तो उसके अपने दरमियान में लगाना है,
जो आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड है। अगर स्पेस यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्राउंड इलेक्ट्रोड का मतलब मकसद ये है कि आपके, क्योंकि ये बहुत मिन्यूट करंट होते हैं, तो आपकी जो अर्थिंग होती है, आपकी जो इंटरफेरेंस होता है, आपकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब है क्या, ये मेरी नर्व आ रही है, मीडियन नर्व आपके मसल को सप्लाई करिए। इसके अंदर आपके थिनार मसल हैं जिसमें एब्डक्टर पोल्सिस ब्रेविस है। तो हमने क्या करना है कि इस नर्व की जो मसल है उसके ऊपर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। हम इस नर्व को करंट देंगे यहां से, ठीक है, और हम देखेंगे कि जब नर्व को हमने करंट दिया तो उसके मसल कितने स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, जब नर्व को आप करंट देंगे तो मसल स्टिमुलेट होंगे, मसल एक करंट जनरेट करेंगे, उस करंट को हम कहते हैं मसल एक्शन पोटेंशियल। अब चूंकि यहाँ ये जो करंट है वो सारे मसल के फाइबर्स का है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड सीमैप। ठीक है, तो हम यहाँ करंट देंगे और फिर हम यहाँ इन 2 इलेक्ट्रोड्स की मदद से उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमारे आर्टिफैक्ट्स को जो है वो खत्म कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने जरा ग्राउंड इलेक्ट्रोड का बताया कि वो इंटरफेरेंस को कम करता है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन दोनों के सेपरेटली, बिकॉज इसका मकसद ये है कि डेफिनेटली 2 जब इलेक्ट्रोड आपके पास हैं तो फिर आपने जो भी आपने यहाँ पे देखना है, आप किसी चीज को कंपेयर करना है ना आपने, तो उस लिहाज से आपका वो रेफरेंस है। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिनकी वजह से आपने फिर सीमैप यानी कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल को मेजर करना है। जब आपके पास 2 वैल्यू होंगी तभी तो आप मेजर कर सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रोड पे आप ये मेजर नहीं कर सकते। दोनों का डिफरेंस देख के फिर आपका ये करंट जो है वो जनरेट होता है, वो मेजर होता है। तो आपके दोनों इलेक्ट्रोड जरूरी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस नर्व पे यहाँ पे जब आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपका एक मसल जो है कंट्रैक्ट करेगा, उसका एक करंट बनेगा, और वो करंट आपके जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल, बिकॉज इट इज ए कंपाउंड करंट ऑफ ऑल द मसल फाइबर which are stimulated by our current, that is called stimulator। स्टिमुलेटर के भी 2 पार्ट होते हैं, इसको हम कैथोड कहते हैं और एक को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको स्टिमुलेट करेंगे यहाँ पे तो आपका डेफिनेटली ये करंट बन गया। उसके बाद आपने इसको प्रोक्सिमली स्टिमुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर जब यहाँ स्टिमुलेट करेंगे तो आप करंट यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा और अगेन इसी मसल को स्टिमुलेट करेगा और आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, ये आपकी जो स्टिमुलेशन है ये डिस्टल स्टिमुलेशन है और ये आपकी जो है वो प्रोक्सिमल स्टिमुलेशन है। ठीक है, अब डिस्टल स्टिमुलेशन जब आप करते हैं किसी पेशेंट को, तो यहां से जब करंट आप देते हैं तो इस डिस्टेंस को उसने ट्रेवल करना होता है। इस डिस्टेंस को जब वो ट्रेवल करता है तो आपको, जब आप ग्राफ की फॉर्म में देखेंगे तो आपको शुरू में एक फ्लैट लाइन मिलेगी और उसके बाद जो है मसल का करंट नजर आता है। ठीक है, ये बेसिकली वो टाइम है जो करंट ट्रेवल करने पे लगाता है, यहां से लेके जब जिस स्टिमुलेशन पॉइंट से मसल तक पहुंचने का जो टाइम लगता है, ये उसकी लेटेंसी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्टल मोटर लेटेंसी, बिकॉज आप मोटर को स्टडी कर रहे हैं तो ये डिस्टल लेटेंसी है और मोटर लेटेंसी है। तो बेसिकली ये जो टाइम चाहिए करंट को यहां से स्टिमुलेटर साइड से मसल तक पहुंचने का, इसको हम लेटेंसी कहते हैं, ये डिस्टल मोटर लेटेंसी है। जब आप उसी नर्व को यहां स्टिमुलेट करेंगे तो अब उसका इतना सारा डिस्टेंस है जो कि तकरीबन ट्रिपल या 4 टाइम है, तो उसकी लेटेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल मोटर लेटेंसी। क्योंकि जब हम किसी चीज को, जब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे तो हम डिस्टल मोटर लेटेंसी को यूज करते हैं, उसके अंदर हम प्रोक्सिमल मोटर लेटेंसी को इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे, तो हम डिस्टल मोटर लेटेंसी की बुनियाद पे हम चीजों को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। सो यहाँ आपने समझा कि सीमैप क्या होता है, आपने समझा कि लेटेंसी क्या होती है, डिस्टल मोटर लेटेंसी क्या है, प्रोक्सिमल मोटर लेटेंसी क्या है, और स्टिमुलेशन साइड क्या है। हर नर्व की स्टिमुलेशन साइड डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि आपकी अगर मीडियम नर्व की बात करें तो ये डिस्टल स्टिमुलेशन साइड है, ये प्रोक्सिमल है, इसको हम स्टिमुलेशन एट रिस्ट कह सकते हैं, इसको हम स्टिमुलेशन एट एल्बो कह सकते हैं। इस तरह अल्नर नर्व की बात करें तो उसकी यहाँ पे एक स्टिमुलेशन होती है जिसको हम रिस्ट पे स्टिमुलेशन कहते हैं, एक यहाँ बिलो एल्बो होती है, एक अबव एल्बो होती है, और इवन ऊपर भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो हर नर्व की डिफरेंट स्टिमुलेशन साइट है। ये जो डिफरेंट स्टिमुलेशन साइट को यूज करने का मकसद ये होता है कि एक तो हम उसके थ्रू ना वेलोसिटी देख सकते हैं नर्व की, और दूसरा अगर कहीं पे नर्व, सपोज ये नर्व यहाँ से कट गई है मेरी, ठीक है, तो यहाँ जब मैं स्टिमुलेट करूंगा तो पेशेंट को कुछ करंट नहीं जाएगा, कोई उसका सीमैप नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ स्टिमुलेट करूंगा तो बिल्कुल नॉर्मल होगी शुरू के स्टेजेस में, कुछ दिनों के अंदर। इवेंचुअली तो जब आपकी ये नर्व अगर यहाँ से कट गई है तो विद टाइम जो है ये नर्व भी डिजेनरेट कर जाएगी, इसको हम कहते हैं वेलेरियन डिजेनरेशन। बट शुरू के कुछ वीक्स के अंदर आपको सारा कुछ नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे जब करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे करोगे तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। सपोज अगर ये नर्व यहाँ से कट गई है तो ठीक है, तो ये जो प्रोक्सिमल डिस्टल का मकसद यही होता है। इस तरह अगर हम न्यूरोपैथीज की बात करें तो जो हमारी एक्वायर्ड न्यूरोपैथीज हैं उसके अंदर जो हमारी नर्व्स की डीमाइलिनेशन हो रही होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती।
तो अब जब उसमें कंडक्शन ब्लॉक आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल में जब आप करते हो तो उसमें आपको डिफरेंस रहता है, उसको हम डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक आपने समझा कि हमने नर्व का रूट देखना है, हमने नर्व के 2 पॉइंट पे स्टिमुलेट करना है, एक हमारा डिस्टल पॉइंट है, एक हमारा प्रॉक्सिमल पॉइंट है। हमने मसल के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, एक हमारा एक्टिव है, एक हमारा जो है रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है। हमने एक जो है वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड यूज करना है और हमने स्टिमुलेट करना है। आपकी 2 लेटेंसीज होती हैं, एक डिस्टल लेटेंसी है और एक आपकी प्रॉक्सिमल लेटेंसी है। अब डिस्टल लेटेंसी, जब डिस्टल स्टिमुलेट करेंगे तो अगेन आपका एक लेटेंसी बनेगी, आपका कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल बनेगा, और उसके बाद अगर प्रॉक्सिमल स्टिमुलेट करेंगे तो आपका भी अगेन वही जो है वो आपकी प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन पे आपको एक प्रॉक्सिमल मोटर लेटेंसी बनेगी और आपका एक मसल का एक्शन पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। सही है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरी स्टिमुलेशन, मैंने रेस पे करंट दिया, ये इसने टाइम लिया रेस से मसल पे पहुंचने पे, और वहां जाके इसने जो है ना ये ऊपर चला गया, तो जो मसल का करंट था ये शो हुआ, इसको हम सी मैप कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम कहते हैं डिस्टल मोटर लेटेंसी, डीएमएल, ठीक है। और इस तरह हम जब प्रॉक्सिमल स्टिमुलेट करेंगे तो मैंने बताया था कि प्रॉक्सिमल डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आपको थोड़ा सा लेट जाके ये करंट आपका ऊपर जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इसको अगेन हम सी मैप कहते हैं, और ये आपकी प्रॉक्सिमल मोटर लेटेंसी होती है, ठीक है। और ये जो ये है ये इसका एरिया है, ठीक है, ये एरिया अंडर कर्व है, ठीक है, एरिया ऑफ सी मैप है, ठीक है। और ये जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, जितना ज्यादा ये होगा उसका उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। अगेन इसका भी ये एरिया है और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और अब ये जो यहां से इसने इतना टाइम लिया है प्लस यहां से इतना टाइम लिया है, इन दोनों का जब डिस्टेंस आप ये दोनों चीजें इसकी बेस के ऊपर पेशेंट की जो है कंडक्शन वेलोसिटी दी जाती है, तो उसमें मशीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जो मेरी डिस्टल साइड थी जहां पे मैंने करंट दिया था वर्सेस जो मेरी प्रॉक्सिमल साइड थी जहां पे मैंने करंट दिया था, इस दोनों का आपने डिस्टेंस मेजर करना है। उस डिस्टेंस को हम मशीन के अंदर पुट करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिक हमारी जो है कंडक्शन वेलोसिटी देगी, कंडक्शन वेलोसिटी हमें दे देगी। तो इस तरह हमारे ये पैरामीटर आ जाएंगे, इसके अंदर हमारा डीएमएल है, हमारा एम्पलीट्यूड है सी मैप का एरिया है, और फिर कंडक्शन वेलोसिटी है। ये डिफरेंस है उसका आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल इलेक्ट्रोड का। प्रॉक्सिमल लगाने का मकसद हमारा ये है कि उससे हम कंडक्शन वेलोसिटी को भी आप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की हमारी ये चीजें हमें ये नजर आ जाएंगी। अब जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप वहां पे इसको एक करंट देते हैं, ठीक है, मशीन के अंदर करंट सेलेक्ट करते हैं। तो करंट यूजुअली हम जो है वो 10 to 15 जो है वो 10 to 15 मिली एम्पियर से हम स्टार्ट करते हैं, और इसको हम फिर ऐसा ऐसा बढ़ाते जाते हैं। और हमारा टारगेट ये होता है कि हम जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज हैं उसके अंदर हमने लेके जाना होता है। लेकिन अगर सपोज एक पेशेंट है जिसको आपने सपोज 20 करंट से स्टार्ट किया है, उसका जो है एम्पलीट्यूड उसका आ गया है 2 का, ठीक है, 2 का एम्पलीट्यूड उसका आ गया है, आपने उसका करंट बढ़ा के 30 किया है, अगेन उसका एम्पलीट्यूड 2 आया है, तो मजीद मतलब इसका ये है कि आप मजीद करंट बढ़ाने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही पेशेंट, अगर एक पेशेंट था इसका शुरू में आप करंट 20 दिया है तो उसका एम्पलीट्यूड 2 था, आपने उसका करंट 30 किया तो उसका एम्पलीट्यूड 4 हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप मजीद करंट बढ़ा के उसकी चीजें चेक कर सकते हैं, उसको नॉर्मल वैल्यू तक एटलीस्ट लेके जाना है। तो आपने करंट लो से स्टार्ट करना है, उसको ऐसा ऐसा बढ़ाना है, और आपने देखना है क्या उसका एम्पलीट्यूड उससे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो अगर पेशेंट की अगर स्टिमुलेशन हमारी जो साइट है वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी पेशेंट करंट नहीं बढ़ा, उसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर जो है वो कोई न्यूरोपैथी है, आपने मजीद करंट नहीं बढ़ाना, उसको बढ़ाने से पेशेंट आपको कोई नई चीज अचीव नहीं कर पा देंगे। अब हम देख लेते हैं कि पेशेंट के अंदर जो ये जो हमारी फाइंडिंग्स हैं इसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, जो हमारी मोटर स्टडीज हैं इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। सपोज हमारी जो एक नर्व है, नर्व के ऊपर हमारे जो है ये माइलिन होती है, और नर्व के अंदर हमारे जो है वो एक्सोन के फाइबर जा रहे होते हैं, ठीक है। अब 2 तरह की न्यूरोपैथीज होती हैं, एक न्यूरोपैथी ये है कि उसके अंदर जो है वो इसको हम डीमाइलिन न्यूरोपैथी कहते हैं, उसके अंदर हमारी जो माइलिन है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एक हमारी न्यूरोपैथी होती है एक्सोनल न्यूरोपैथी, इसके अंदर हमारे जो एक्सोन फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपको पता है कि जब नर्व कंडक्शन होती है, जब आप नर्व करंट ट्रांसफर होता है तो उसकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, माइलिन पे, बिकॉज करंट माइलिन की वजह से जो है वो इन एरियाज को स्किप करते हुए साल्टेटरी कंडक्शन करते हुए स्पीड से चला जाता है। जब माइलिन नहीं होगी तो करंट को थ्रू आउट सारे एरिया को कवर करना होगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। सो जब किसी पेशेंट के अंदर डीम माइलिन न्यूरोपैथी होगी तो उसकी ये स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ से जब करंट ने इधर तक जाने में लेट टाइम लगना है, तो क्या होगा कि उसकी ये जो लेटेंसी है, ये जो यहाँ से करंट ने मसल तक जाना था ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी, तो उसकी डिस्टल लेटेंसी जो है ना ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो डीमाइलिनेटेड न्यूरोपैथी के अंदर आपकी ये लेटेंसी का जो फिनोमेना है कि फ्रॉम साइट ऑफ स्टिमुलेशन टिल द मसल, ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड उसका नॉर्मल रहेगा, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ एक्सोन के ऊपर, तो नंबर ऑफ एक्सोन उसके चूंकि नॉर्मल है तो उसका एम्पलीट्यूड भी नॉर्मल रहेगा। इस तरह आपकी जो प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन थी उसके ऊपर भी आपका जो है ना ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रॉक्सिमल मोटर लेटेंसी भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, तो आपका जो है कंडक्शन वेलोसिटी आपकी जो है वो कम हो जाएगी। सो आपकी डिस्टल मोटर लेटेंसी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, आपकी कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी।
अब देखें, जब किसी जब नर्व की हम बात करें तो नर्व के अंदर जो न्यूरोपैथी होती है, डीमाइलिन न्यूरोपैथी, वो दो तरह की होती है। एक तो है कि पेशेंट के अंदर कोई इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, उसके अंदर तो ये है कि पेशेंट के जो सारे नर्व फाइबर होते हैं, मतलब ये तो मैंने एक नर्व फाइबर को दिखाया है, हर नर्व फाइबर की अपनी माइलिन लेयर होती है। सो पेशेंट को जब कोई डीमाइलिन न्यूरोपैथी होती है तो उसके जो सारे नर्व फाइबर होते हैं वो इक्वली डीमाइलिनेट होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्पीड कम होगी सारों की एक जैसी कम होगी, तो उसमें सारे स्लो कम जाएंगे और सारे जो है वो स्लो लेट जाके मसल फाइबर को डीपोलराइज करेंगे, तो उसका जो ये सीमैप का जो एम्पलीट्यूड है वो लेट आएगा। जबकि जो एक्वायर्ड काजेज हैं, लाइक जीबीएस है, लाइक सीआईडीपी है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके कुछ फाइबर जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और कुछ फाइबर जो है वो आपके डीमाइलिनेटेड होते हैं। उसमें कुछ फाइबर जो है वो करंट पहले भेजते हैं, कुछ फाइबर करंट लेट भेजते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब मेरे अगर सपोज 20 फाइबर है, उसमें जो है वो 10 फाइबर करंट पहले भेज रहे हैं, 10 बाद में भेज रहे हैं, तो मसल फाइबर भी इसी तरह सेपरेटली जो है वो डिपोलराइज होंगे। कुछ मसल फाइबर पहले डिपोलराइज होंगे, कुछ बाद में डिपोलराइज होंगे। क्योंकि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड बन रहा है ये मसल फाइबर के डिपोलराइजेशन से बन रहा है, तो इसमें होगा क्या कि आपके जब मसल फाइबर लेट टाइम पे डिपोलराइज हो रहे हैं तो ये जो इसका एरिया बढ़ जाएगा, बिकॉज कुछ मसल फाइबर हमारे यहाँ पे डिपोलराइज हुए, कुछ हमारे यहाँ पे डिपोलराइज हो गए, उनकी डिपोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो जो एरिया है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका जो जो जब अगर सपोज एरिया तो बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि जब ये मेरा जो रूट है इसके अंदर जो है आपकी डीमाइलिनेशन आपकी यूनिफॉर्म नहीं होती। सपोज ये पूरी जो नर्व जा रही है, दरम्यान में किसी एरिया की बहुत ज्यादा डीमाइलिनेशन हो गई है, तो उससे क्या होगा कि जब ये कुछ एरिया डीमाइलिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपका इवेंचुअली क्या होगा कि आपका प्रोक्सिमल स्टिमुलेशन पे आपका करंट भी ड्रॉप कर जाएगा। जब डिस्टल और प्रोक्सिमल की करंट की ड्रॉप की रेशियो मोर देन 50% हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन ब्लॉक। सपोज आपने यहाँ पे करंट दिया, आपका जो सीमैप का एम्पलीट्यूड आया वो 4 का आया है, जब मैंने प्रोक्सिमल स्टिमुलेशन किया तो आपका एम्पलीट्यूड जो है 1 का आया, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज मोर देन 50%। इसका 50% 2 निकलता है, तो आपका ये जो है मोर देन 50%, इसका मतलब बहुत ज्यादा ग्रॉस ड्रॉप आ रहा है, इसका मतलब दरमियान में कोई ब्लॉक है जहां से करंट नहीं जा रहा आपका, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड काजेस के अंदर आ सकता है। तो इसमें आपने देख लेना है कि आपके पेशेंट के अंदर क्या ये दो फिनोमेना तो नहीं हो रहे। जब ये दो फिनोमेना आएंगे तो आपने देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर जो डीमाइलिनेशन है उसका जो काज है वो एक्वायर्ड हो सकता है, लाइक जीपीएस हो सकता है, लाइक सीआरडीपी हो सकता है। अगर हम एक्सोनल न्यूरोपैथी की बात करें तो एक्सोनल न्यूरोपैथी के अंदर आपकी माइलिनेशन नॉर्मल रहती है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आपके एक्सोन अंदर से कट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसमें क्या होगा कि चूंकि आपकी जो है नर्व की स्पीड आपकी माइलिन पे डिपेंड कर रही होती है, तो ये तो आपकी साइमल्टेनियसली आपकी करंट स्पीड डिस्टर्ब नहीं होगी, वो एक साइमल्टेनियस स्पीड पे जाएगा। तो पेशेंट की जो है वो चूंकि करंट की स्पीड नॉर्मल होगी तो आपकी डीएमएल यानी डिस्टर्ब मोटर लेटेंसी भी नॉर्मल रहेगी। आपको जो एम्पलीट्यूड है, देखें जितने नर्व फाइबर होंगे उतने ही मसल आगे स्टिमुलेट होंगे, जितने मसल स्टिमुलेट होंगे उतना आपका कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल बनेगा। तो जब आपके नर्व फाइबर कम है तो आपके मसल फाइबर उतने कम स्टिमुलेट होंगे, जब वो कम स्टिमुलेट होंगे तो आपका ये जो जो कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल है ये भी छोटा हो जाएगा। सो आपका एम्पलीट्यूड कम होगा आपका, जब आपके एक्सोनल न्यूरोपैथी होगी, एक्सोनल का मसला होगा। अगेन यहाँ पे भी आपकी जो जो प्रॉक्सिमल मोटर लेटेंसी है वो भी नॉर्मल रहेगी और आपकी कंडक्शन वेलोसिटी भी नॉर्मल रहेगी और आपका एरिया भी नॉर्मल रहेगा और कोई कंडक्शन ब्लॉक भी नहीं मिलेंगे। जैसा आपको क्या मिलेगा, आपका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ये आपकी एक्सोनल न्यूरोपैथी की फाइंडिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी डिजीज चाहे ये भी अब जब एडवांस स्टेज में चली जाएगी आपकी डीमाइलिनेटिंग की सारी माइलिन लॉस होगी तो आपका एम्पलीट्यूड इवेंचुअली कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके एक्सोन भी नीचे से डिस्टर्ब होंगे। इस तरह अगर पेशेंट के सारे एक्सोन डिस्ट्रॉय हो गए तो आपकी डेफिनेटली माइलिन शीथ भी डिस्टर्ब होगी। तो एक्सट्रीम केसेस के अंदर चाहे वो एक्सोनल न्यूरोपैथी हो या डीमाइलिन न्यूरोपैथी हो, इवेंचुअली दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। शुरू में तो ये सेपरेट होती हैं कि एक्सोनल के अंदर सिर्फ एम्पलीट्यूड कम होता है, आपने याद कर लेना है ए से एक्सोनल, ए से एम्पलीट्यूड, और डीमाइलिनेशन के अंदर आपकी स्पीड और आपकी डिस्टर्ब मोटर लेटेंसी कम हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों डिजीज अब एडवांस होती हैं तो फिर आपके दोनों फाइबर चीजें मिक्स हो जाती हैं। देखिए जब मैं इस अपनी नर्व को स्टिमुलेट यहाँ से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से करंट भेजता हूँ और मैं इसको यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन जब मैं जब चाहता हूँ अब कि मैं करंट को जो है यहाँ करंट, जो कि तार ये वायर जो आपकी नर्व है बेसिकली वायर लाइक है, इसमें करंट दोनों साइड पे जाता है आपका, सिर्फ करंट यहाँ पे नहीं जा रहा होता, करंट पीछे भी जाता है आपका। आपको पता है कि जब आप यहाँ स्टिमुलेट करते हैं तो आपका कुछ करंट आपकी नर्व के थ्रू बैक जाता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के जो इंटरन्यूरॉन है वहां से ये होता हुआ दोबारा आपके इंटीरियर जो आपके इंटीरियर हॉर्न सेल्स और वहां से फिर होता हुआ दोबारा वापस आपकी नर्व के अंदर आता है। सो ये बैक में जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में और फिर वापस होता हुआ आके फिर मसल को सप्लाई करेगा। इस तरह आपकी एक तो जब आप किसी को यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे तो एक तो आपको डायरेक्ट आपकी एक वेव मिलेगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम वेव जो पहली स्टिमुलेशन से होगी। दूसरा जब आपका करंट वापस जाता है यहाँ पे और वापस होकर जब वापस आपको स्टिमुलेट करता है रूट के थ्रू आता है उसको हम कहते हैं एफ वेव, ठीक है। सपोज का मसल ड्रॉ करता हूँ, ये मसल है हमारा, ये उसकी नर्व जा रही है, ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है,
और ये आपका इंटरन्यूरॉन है, ठीक है, ये आपका सेंसरी रूट है, और ये आपका जो है वो अगेन मोटर रूट है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे करंट लगाते हैं तो कुछ करंट तो आपका इंटीरियर जाता है और ये मसल को सप्लाई करता है, और आपका ये पैटर्न एम वेव बन जाती है, ठीक है। करंट उल्टा भी जाता है, ये उल्टा जब जाएगा तो ये पोस्टीरियर हॉर्न से जाता हुआ पोस्टीरियर डोर्सल रूट गैंग्लियन से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये आप वापस आता हुआ करंट ये इस रोड से वापस आता है और फिर मसल को सप्लाई करता है। तो आपको एक बाद में एक छोटी सी वेव बनती है, उसको हम एफ वेव कहते हैं, ठीक है। तो एफ वेव जो है आपके पूरे सर्कल को शो करती है। तो एम वेव तो तब डिस्टर्ब होगी, जो मैंने बताया था कि अगर इस नर्व के अंदर कोई मसला है तो आपकी एम वेव डिस्टर्ब हो जाएगी। जब जो करंट वापस जाता है तो इस वापसी की पूरी आर्क को देखने के लिए जो हम यूज करते हैं वो एफ वेव है। सपोज ए पेशेंट है जिसको इसके अंदर ये नर्व न्यूरोपैथी तो नहीं है, उसको रेडिकुलोपैथी है, जैसा कि जीबीएस के अंदर रेडिकुलोपैथी आती है, या पेशेंट के अंदर कोई नर्व कंप्रेशन है, उसकी डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, तो उस सूरत में उसके जो नर्व रूट्स हैं वो कंप्रेस हैं, तो उस सूरत में जब उसकी एम वेव तो नॉर्मल आएगी बट उसकी एफ वेव एब्सेंट होगी। सो एफ वेव किस चीज के लिए होती है? एफ वेव जो है उसका जो पिछला रूट है उसको चेक करने के लिए होती है कि करंट वापस जाके फिर मुड़ के वापस मसल की तरफ आता है। सो किसी पेशेंट के अंदर अगर रेडिकुलोपैथी है, किसी पेशेंट के अंदर अगर कोई इंटीरियर हॉर्न सेल की डिसऑर्डर है, तो उस सूरत के अंदर जो है आपको जो है वो एफ वेव आपकी इफेक्टेड होगी। तो उसमें एम वेव के बाद जो आपकी वेव आती है उसको हम एफ वेव कहते हैं, और उसकी एफ वेव फिर उसके अंदर एब्सेंट होगी या फिर आपकी लेट आएगी। सो जीबीएस के अंदर भी रेडिकुलोपैथी है जिसको हम कहते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटेड पॉलीरेडिकुलोपैथी या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्सोनल पॉलीरेडिकुलोपैथी, इस तरह सीआईडीपी के अंदर भी आती है, इस तरह नर्व रूट कंप्रेशन है उसके अंदर भी आ जाती है। तो जब और इस तरह इंटीरियर हॉर्न सेल डिसऑर्डर है, आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज है, उसके अंदर भी ये आ सकती है। तो उस सूरत में फिर आपने एफ वेव को देखना है, उसकी सिग्निफिकेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम सेंसरी नर्व कंडीशंस की बात करें तो उसके अंदर अगेन आप जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोड आपके वही होते हैं, आप उसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रोड, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडीज जो है वो बहुत फाइन होती हैं, मतलब उनकी जो वो आपकी मजीद रिफाइंड स्टडीज होती हैं, उसके अंदर डेफिनेटली आप उसका एम्पलीट्यूड देखते हैं, उसकी लेटेंसी देखते हैं और उसकी वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप उसी तरह आप जो नर्व रूट होता है, सपोज आपकी अगर हम अल्नर नर्व की बात करें तो उसके अंदर हम उसका जो है एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड हमने इसके यहाँ पे इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे लगाएंगे और आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेम होगा और आप उसको यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। इसके अंदर एक ही स्टिमुलेशन होती है, इसको हम डिस्टल स्टिमुलेशन कहते हैं, प्रॉक्सिमल स्टिमुलेशन नहीं होती। और इस तरह अगर हम मीडियम नर्व की बात करें तो उसके अंदर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे और हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगेगा, ये एक्टिव है, ये रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है, ग्राउंड हमारा उसी तरह आर्म पे लगेगा और हम स्टिमुलेट उसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। और सिंगल स्टिमुलेशन होती है, उसके करंट इसके अंदर हम फिक्स रखते हैं, यूजुअली हम जो है वो 10 to 14 का करंट रखते हैं और हम उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। यूजुअली ये सिंगल आपको एक शॉर्ट स्पाइक मिलती है, तो उससे हम फिर सेंसरी नर्व कंडक्शन देख सकते हैं। इस तरह अगर आपकी जो है वो अगर सेंसरी नर्व इफेक्टेड है तो फिर आपकी उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो उसके अंदर डीमाइलिनेटेड भी हो सकती है और एक्सोनल भी हो सकती है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो याद रखनी है कि आपकी जो डिफरेंट नर्व्स हैं, चाहे वो अल्नर है, रेडियल है, मीडियन है, टीबियल है, पेरोनियल नर्व है, उनकी नॉर्मल लेटेंसी की वैल्यू क्या है, डिस्टल मोटर लेटेंसी की, उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू नॉर्मल क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी की वैल्यू है। तो ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये आप इसकी जो है वो पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको याद कर लीजिएगा। ये आपको हेल्प करेगा कि जब भी आप परफॉर्म करें तो आपने देखना है कि आपकी पेशेंट के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, उसको एक्सोनल न्यूरोपैथी है, उसको डीमाइलिनेटेड न्यूरोपैथी है, तो इस ग्राफ के जरिए फिर आपने इसको इंटरप्रेट कर लेना है और देख लेना है। मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी के अंदर एक आपकी मॉडिफाइड फॉर्म जिसको हम कहते हैं आरएनएस, दैट इज रैपिड नर्व स्टिमुलेशन टेस्टिंग। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर के अंदर यूज करते हैं। पीडियाट्रिक में डेफिनेटली मैसीनिया के लिए यूज करते हैं और एडल्ट की आप बात करें तो फिर लंबर टेटेड मैसीनिया के अंदर यूज करते हैं। आरएनएस के लिए डेफिनेटली सबसे पहले आप उसकी जो है वो मोटर नर्व कंडक्शन स्टडीज परफॉर्म करते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो फिर आप आरएनएस के जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथी आ रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आरएनएस करने का, उसकी न्यूरोपैथी होगी, उसकी आरएनएस का एज सच लॉजिक नहीं बनती। सबसे पहले आपने उसकी मोटर स्टडीज करनी है, मोटर स्टडीज शुड बी नॉर्मल। उसके बाद आपने उसकी कोई नर्व लेनी है। मोस्ट ऑफ टाइम हम अगर उसके पेरिफेरल वीकनेस है तो हम पेरिफेरल नर्व लेंगे, अगर पेरिफेरल वीकनेस उसकी नहीं है तो फिर हम उसकी फेशियल नर्व को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो है मीडियन नर्व को हम स्टडी करेंगे, उसका हम करंट बढ़ाएंगे और उसका एम्पलीट्यूड देखेंगे। एक ऐसा लेवल आएगा जिसके ऊपर जब आप मजीद करंट बढ़ाओगे तो उसका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, इसको हम कहते हैं सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलेशन। तो उसको आपने अचीव करना है। उस टाइम पे जाके आप पेशेंट को जो है वो हाथ को रिस्ट्रेन करेंगे और उसको आप 3 हर्ट्ज उसको जो है वो आरएनएस देते हैं। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को जो है वो ऑटोमेटिकली मशीन पेशेंट को जो है वो आपको उसको मल्टीपल स्टिमुलेशन देगी, ठीक है। तो उसको जब मल्टीपल स्टिमुलेशन देगी तो उसके हर स्टिमुलेशन के साथ उसका एक कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल बनता है। नॉर्मली हम फर्स्ट को 4 के साथ मैच कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या कोई डेक्रीमेंट तो नहीं आ रहा, ये इंक्रीमेंट तो नहीं आ रहा। तो हम फर्स्ट को 4 से कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि कितना डेक्रीमेंट आ रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है फर्स्ट का क्या वैल्यू है और फोर्थ की क्या वैल्यू है। तो अगर उसका डेक्रीमेंट मोर देन 10% आ रहा है
तो ये सिग्निफिकेंट होता है और ये शो करता है कि पेशेंट के अंदर कोई फटीगेबिलिटी है। यानी डेफिनेटली जब हम किसी पेशेंट को आरएनएस करते हैं तो हम उस पेशेंट के उस मसल को बार बार यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि मियासिनिया ग्रेविस के अंदर जब किसी मसल को बार बार यूज किया जाता है तो मसल फटीग हो जाता है, वो वीक हो जाता है। जैसे कि हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, लाइक पेशेंट को हम कहते हैं कि भाई 1 मिनट के लिए ऊपर देखे तो उसकी टोसिस बर्स्ट हो जाती है। तो ये सेम इसी तरह है कि पेशेंट को जब हम उसको मल्टीपल स्टिमुलेशन देंगे तो उसकी जो है वो मल्टीपल स्टिमुलेशन के साथ उसकी जो है वो वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस जब आएगी तो वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली हमें इस तरह शो होगी कि उसका जो कंपाउंड मसल एक्शन पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में देखें तो जब आप करंट देंगे एक तो आप उसकी एक एम वेव बनेगी, दोबारा करंट देंगे तो उसका एक और एम वेव बनेगी, दोबारा करंट देंगे तो उसकी एक एम वेव बनेगी, दोबारा करंट देंगे तो उसकी एम वेव बनेगी, उसकी फिर एम वेव बनेगी। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट का एम्पलीट्यूड और आपने उसकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एम्पलीट्यूड है उसको कंपेयर करना है और आपने देखना है कि इसके अंदर कितना को फर्क आ रहा है। अगर तो इसके अंदर जो डिक्रीमेंट है, सपोज फर्स्ट एम्पलीट्यूड है आपका जो है वो 1.5 है, जो फोर्थ है उसका एम्पलीट्यूड आपका 1 आ रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट डिक्रीमेंट है। तो जब इतना डिक्रीमेंट आएगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी आरएनएस पॉजिटिव है और पेशेंट आपका टिपिकली जो है वो मायस्थीनिया ग्रेविस का है। अगर आपकी ये डिक्रीमेंट नहीं आ रहा तो फिर आपके लेस लाइकली है कि पेशेंट मायस्थीनिया का है। तो इस तरह आपने उसकी जो है वो आरएनएस परफॉर्म करनी है और उसके आरएनएस का आपने देखना है। जब आप आरएनएस करते हैं तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जिसके अंदर मैंने पहले बताया था कि आपकी जो है वो मोटर नर्व कंडक्टिविटी नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि पेशेंट को न्यूरोपैथी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि पेशेंट के अंदर जो है वो आपने सुप्रा मैक्सिमम स्टिमुलेशन, यानी कि वो करंट जिसके ऊपर मजीद जब करंट बढ़ाते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड मसल का नहीं बढ़ता, उसको अचीव करना है। थर्ड ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो है वो पेशेंट के अंदर उसके पेशेंट के अंदर कोई पेशेंट ड्रग के ऊपर नहीं है, खासतौर पर जो पायरिडोस्टिकमीन है यानी कि एसिटाइलकोलिन इन्हिबिटर है, उस ड्रग के ऊपर एटलीस्ट उसकी जो एक डोज है वो स्किप होनी चाहिए। आइडली आप जो है उसको 12 to 24 आवर उसको बंद करें और फिर इसको करें। और आरएनएस परफॉर्म करने के बाद आपने उसकी जो है वो ईएमजी जरूर करनी है, क्योंकि बाद दफा ये होता है कि आपकी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, मायोपैथीज हैं, उसके अंदर भी आपकी फॉल्स जो है वो पॉजिटिव आरएनएस आपकी आ सकती है। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आपने जरूर देखना है। पेशेंट के अंदर जनरलाइज मैसेनिया है तो उसके अंदर आप उसकी जो मीडियन नर्व यूज कर सकते हैं, अब्डक्टर पल्सिस ब्रेविस के थ्रू आप उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर सिंपल ऑकुलर मैसेनिया, इनको सोटोसिस है, ऑप्थल्मोप्लेजिया है या उसको डिप्लोपिया है, तो उस वक्त में फिर आपको फेशियल नर्व करनी पड़ती है। दूसरा हमारा टेस्ट का पार्ट जो है जिसको हम ईएमजी कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम मसल के अंदर एक नीडल इंसर्ट करते हैं। नीडल बेसिक क्या होती है कि वो मसल से करंट को अपटेक करती है। नीडल जो है वो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है आपका। नीडल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। नीडल जो होती है वो टिपिकली इसको कहते हैं ये आपकी जो है वो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होता है। और जब नीडल आप मसल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये हम मसल से रिकॉर्ड करती है, इसके अंदर हम करंट यूज नहीं करते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ईएमजी और एनसीएस का। एनसीएस के अंदर हम करंट देकर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और फिर मसल का इलेक्शन पोटेंशियल हम रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ईएमजी के अंदर जब हम मसल के अंदर नीडल डालेंगे और हम मसल की फाइंडिंग, मसल के जो इंटरनल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मसल हम कौन सा यूज करते हैं, तो आप मसल डिस्टल भी यूज कर सकते हैं और प्रॉक्सिमल भी यूज कर सकते हैं। डिस्टल मसल जैसे कि अगर हम लेग की बात करें तो हमारे जो है टिबियस इंटीरियर है, हमारा गैस्ट्रोकोनीमियस है। अगर प्रॉक्सिमल की बात करें तो हमारे वास्टस लिटरलिस है, उनको हम यूज कर सकते हैं। अपर लिम्ब के अंदर इस तरह हमारे डिस्टल मसल है, इसके अंदर हमारा ब्रेकियोडियलिस है, प्रॉक्सिमल के अंदर हमारा डेल्टॉइड मसल है। तो आप इन मसल को स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेटली जिस भी मसल को आपने स्टडी करना है तो आपको पता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फाइंडिंग होनी चाहिए। सपोज अगर आप पेशेंट को आप देखते हैं कि पेशेंट आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आपकी जो मोर मसल इफेक्टेड है वो प्रॉक्सिमल होते हैं, तो उसके अंदर फाइंडिंग आपकी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। इस तरह अगर आपका मसल एक एट्रोफीड है, बिल्कुल फैटी रिप्लेसमेंट उसके अंदर हो गई है, तो वो मसल आपका साइलेंट मिलेगा। तो उसके अंदर फिर डेफिनेटली आपने वो मसल यूज करना है, इसके अंदर एटलीस्ट मसल बल्क हो या कुछ ना कुछ आपके पास मसल की फाइंडिंग होनी चाहिए, मसल टिश्यू होना चाहिए, ताकि उसके अंदर फिर फाइंडिंग मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट इसको डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो बहुत एडवांस स्टेज में चला गया है और उसका मसल मास बचा ही नहीं, तो आपको साइलेंट ईएमजी मिलेगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने माइंड में रखनी है। जब हम ईएमजी करते हैं, जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी जो है वो इंसर्शन हमें एक्टिविटी मिलती है। उसके बाद जब नीडल हमने इंसर्ट कर ली और हमने कहा पेशेंट को कि बिल्कुल रिलैक्स रहो, तो हमें एक जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल मिलते हैं। और फिर हम पेशेंट कहते हैं कि अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करे, तो हमें जो है वो उसकी जो मसल को जब हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो उसकी मसल की एक्टिवेशन होती है। तो उसकी माइल्ड एक्टिवेशन और जो है एक्टिव फुल एक्टिवेशन के ऊपर हमें एक फाइंडिंग्स मिलती हैं, इसको हम कहते हैं ये एक्टिवेशन की फाइंडिंग्स हैं। तो ये 3 तरह की फाइंडिंग्स होती हैं कि आप जब नीडल डालते हो तो आपको इनिशियली इंसर्शन एक्टिविटी मिलती है, जब आप उसके बाद आपको रेस्टिंग पे आपको कुछ फाइंडिंग मिलती हैं, और उसके बाद जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट आते हो तो आपको एक्टिवेशन की फाइंडिंग मिलती है। सो ये डिफरेंट टाइप की फाइंडिंग है जो आपको नजर आएंगी। अब ईएमजी के अंदर डेफिनेटली जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि मसल के अंदर क्या इशू है। उसके अंदर देखो न्यूरोपैथी के अंदर भी ईएमजी की फाइंडिंग आती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर भी ईएमजी की फाइंडिंग आती है, मायोसाइटिस के अंदर भी ईएमजी की फाइंडिंग आती है। तो हमें देखना है कि पेशेंट के अंदर
किस पेशेंट के अंदर कौन सी फाइंडिंग आती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो आपको एक मसल मिल रहा है ये, ठीक है, उसके अंदर आपके ये मसल फाइबर पड़े हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, और यहाँ से आपकी एक नर्व आती है जो कि इनको सप्लाई करती है, ठीक है। ये सपोज एक आपकी नर्व है और वो आपके जो है 10 मसल फाइबर को सप्लाई कर रही है। इस तरह डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल के फाइबर सप्लाई करती हैं। बेसिकली क्या होता है कि सिंगल जो हमारा मोटर यूनिट होता है उसमें क्या होता है कि आपका सिंगल जो आपके जो एक्सॉन है आपके कितने मसल फाइबर सप्लाई कर रहा है, वो उसके जो है वो उसको हम कहते हैं मोटर यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो मोटर सिंगल मोटर जो है आपका जो सिंगल आपका न्यूरॉन जो है आपका जितने मसल फाइबर को सप्लाई करता है उसका एक मोटर यूनिट होता है। सपोज इसके अंदर 3 मसल फाइबर हैं जो एक मोटर यूनिट पे अटैच है। अब दो तरह की कंडीशन होती हैं आपकी, एक होती है न्यूरोपैथी और एक होती है मायोपैथी। मायोपैथी, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपके नर्व फाइबर जो है वो आपके कम हो जाएंगे, और मायोपैथी में क्या होगा कि आपके जो मसल फाइबर हैं वो आपके वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूरोपैथी में नर्व फाइबर वीक होंगे, मायोपैथी में मसल फाइबर वीक होंगे। अब न्यूरोपैथी में क्या होता है, ये जो हमारा मसल था इसके अंदर जो है ना 1 2 3 4 5 मसल फाइबर थे, 5 के 5 मसल फाइबर न्यूरोपैथी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अब जो नर्व थे हमारी, सपोज हमारी जो है न्यूरोपैथी के अंदर जो है ना 5 नर्व्स ने 5 मसल को नॉर्मली सप्लाई किया हुआ था, ये नॉर्मल मैं फाइंडिंग बता रहा हूँ। अब जब न्यूरोपैथी होगी तो आपकी नर्व फाइबर कम हो गई है, सपोज इसके नर्व फाइबर कट के 3 से 2 बच गए हैं, ठीक है। अब ये जो 2 नर्व फाइबर हैं आपके, ये अपने रूट्स निकालेंगे और इन रूट्स के थ्रू ये डिफरेंट मसल फाइबर को सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो सारे मसल सप्लाई हो गए, बट अब 2 जो है वो न्यूरॉन्स इनके मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो पर नर्व फाइबर आपके ज्यादा मसल फाइबर हो गए हैं। अब न्यूरोपैथी, आप मायोपैथी जब नीडल इंसर्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे नीडल जब इंसर्ट करते हैं और मसल कंट्रैक्ट करता है तो आपके एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसको हम कहते हैं मोएब, दैट इज कॉल्ड एज मसल यूनिट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो मोएब क्या होता है कि आपके इंडिविजुअल मसल फाइबर को इलेक्ट्रोड को एक यूनिट शो करता है, ठीक है। तो जब भी कोई मसल फाइबर कंट्रैक्ट करता है तो आपका एक करंट बनता है, इसको हम कहते हैं मोएब, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में जब पांच नर्व फाइबर थे और 5 मसल फाइबर थे तो आपका एक मोएब बनेगा, ठीक है। अब अगर पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथी हो गई है, उसके 3 नर्व फाइबर डैमेज हो गए हैं और 2 नर्व फाइबर ने उसके 5 मसल फाइबर को सप्लाई किया है, तो पर नर्व फाइबर क्या होगा कि आपके ज्यादा अटैच होंगे। 5 से तो एक नर्व फाइबर पे सपोज अगर 2 मसल फाइबर अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो अब जब मसल कंट्रैक्ट करेगा, जब अब मसल जब कंट्रैक्ट करेगा तो जो रिकॉर्डिंग होगी उसके अंदर जो है आप जब रिकॉर्ड करोगे तो आपका एक नर्व पे चूंकि 2 मसल फाइबर अटैच हैं तो आपका जो है वो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 फाइबर इकट्ठे कंट्रैक्ट करेंगे आपके एक नर्व फाइबर के साथ, तो आपका एम्पलीट्यूड जब न्यूरोपैथी में आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि चूंकि नर्व फाइबर आपके कम हो गए हैं तो नर्व फाइबर जो है वो मल्टीपल मोटर यूनिट को सप्लाई कर रहे हैं। जब ये नर्व यहां से स्टिमुलेट होगी तो ये एक की बजाय आप 2 मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेगी। जब 2 मसल फाइबर स्टिमुलेट होंगे तो आपका करंट बढ़ जाएगा, इसको हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि चूंकि अब आपके जो मोटर यूनिट हैं आपके वो कम हो गए हैं। पहले क्या थे कि 5 फाइबर थे और 5 मोटर यूनिट थे, अब ये है कि आपके 2 नर्व फाइबर रह गए हैं और मोटर यूनिट भी 2 बन गए हैं। तो एम्पलीट्यूड तो इनका बढ़ जाएगा बट इनका जो दरमियान का गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले चूंकि 5 थे तो 5 पास ऐसे आपके छोड़ रहे थे करंट, अब चूंकि 2 हैं तो एम्पलीट्यूड तो इनका बढ़ जाएगा बट ये एरिया इनका कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इनका न्यूरोपैथी में, बट इनकी स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब आपके जो दो मसल फाइबर स्टिमुलेट होंगे तो जो वेव बन रही है उसके अंदर जो है वो पॉलीफेजी आ जाएगी, क्योंकि वो एक पहले स्टिमुलेट होगा दूसरा बाद में मसल फाइबर कंट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत उनका गैप आएगा, तो आपके नर्व फाइबर के अंदर जो वेव है वो एक से मल्टीपल टाइम बेस लाइन क्रॉस करेगी, पॉलीफेजी कहते हैं। सो हम इसको दोबारा समझ लेते हैं कि नॉर्मली अगर 5 मसल फाइबर थे, 5 नर्व फाइबर थे और उसके 5 मसल फाइबर थे तो एक खास किस्म का करंट जनरेट हो रहा था। हर मसल फाइबर अपना यहाँ पे जब इसको स्टिमुलेट किया, इसको स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट हुई, जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो डेफिनेटली ये स्टिमुलेट ही हो रहे होते हैं, तो आपके 5 ऐसे कंट्रैक्ट करंट बनते हैं। इसी को जब हम कहते हैं कि हमारे जो है ना ये 5 की बजाय हमारे जो है वो 2 बच गए, ये भी डैमेज होगा, ये भी डैमेज हो गया, तो इससे रूट्स निकलेंगी, तो ये जो है ना बाकी मसल फाइबर को सप्लाई कर देंगी, ठीक है। इसकी रूट्स जो है वो इस 2 को सप्लाई कर देगी, ठीक। तो अब दो नर्व फाइबर हैं और उन्होंने सारे मसल फाइबर को सप्लाई किया, क्योंकि अब जब इसको स्टिमुलेट करेंगे तो इन दोनों करंट जमा हो जाएगा, तो करंट तो आपका बढ़ जाएगा, बट नंबर ऑफ जो चूंकि आपके मोटर यूनिट कम हो गए हैं तो सिर्फ 2 रह जाएंगे, तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा
बट आपकी जो स्पेसिंग वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपके मोटर यूनिट की नंबर बढ़ गई है। तो न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपकी मसल यूनिट एक्सप्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और उनकी जो है वो जो इनकी स्पेसिंग है वो बढ़ जाती है। अगर हम न्यूरोपैथी की बात मायोपैथी की बात करें तो मायोपैथी में क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ मसल न्यूरॉन फाइबर तो नॉर्मल रहते हैं बट मसल फाइबर छोटे हो जाएंगे आपके, ठीक है। जब मसल फाइबर छोटे होंगे तो आपका करंट छोटा हो जाएगा, तो आपके करंट जो है वो बिल्कुल उनके नंबर तो 5 के 5 रहेंगे बट उनका करंट की एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सो एम्पलीट्यूड आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मायोपैथी के अंदर। दूसरा क्या काम है कि मायोपैथी के अंदर चूंकि हर मसल फाइबर छोटा है तो दूसरा फिनोमेना ये होता है कि सपोज मैंने एक काम करना है, मैंने यहाँ से एक पेंसिल उठानी है, ठीक है, तो मुझे इस पेंसिल को उठाने के लिए नॉर्मली मुझे 3 मसल फाइबर चाहिए थे क्योंकि मेरे मसल फाइबर हेल्दी हैं। तो अब अगर सपोज मेरे मसल फाइबर ये वीक है तो मुझे क्या होगा कि इस काम करने के लिए अब 3 की बजाय 5 मसल फाइबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये होगा कि आपके मसल फाइबर जो है वो, अगर सपोज मैंने पेंसिल उठानी थी और मुझे सिर्फ 3 मसल फाइबर एक्टिव चाहिए थे तो मुझे ये वाला काम होना था। लेकिन अगर मेरे मसल फाइबर वीक हो गए हैं, मायोपैथी हो गई है, तो मुझे उसी काम करने के लिए अब मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए, तो वो जो आपकी बॉडी है वो ज्यादा मसल को एक्टिवेट कर जाएगी, मांस को एक्टिवेट कर जाएगी। तो आपके जो है ना वो इनके मसल फाइबर के जो मोएब्स हैं वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपको आपके मसल फाइबर वीक हैं और उसी काम करने के लिए आपको ज्यादा मसल फाइबर आपको यूज हो रहे हैं। तो इसका जो है गैप मजीद कम हो जाएगा। तो न्यूरोपैथी में क्या था, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया था और गैप बढ़ गया था। इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और गैप मजीद कम हो जाएगा क्योंकि आपको आपके जो सारे मोटर यूनिट इंटैक्ट हैं और आपको उसी काम करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, तो आपका जो उनकी इस चीज है इसको कम हो जाएगा। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने देखनी है। हम 2 चीज यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट और दूसरा हमारा टर्म होता है इंटरफेरेंस। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब यह है कि हमें एक काम करने के लिए कितने मसल फाइबर चाहिए। मैंने बताया कि मायोपैथी में आपके मसल फाइबर वीक हो जाते हैं तो आपको उसी काम को करने के लिए आपको ज्यादा मसल फाइबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है कि आपके जो मसल फाइबर हैं, जो आपके मोएब्स हैं, क्योंकि एक मोएब का मतलब है कि एक मोटर यूनिट की स्टिमुलेशन, तो ये बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, तो आपका जो है ना ये बिल्कुल साथ साथ हो जाएंगे और उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, तो इसकी रिक्रूटमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। और अलरी होती है कि जल्दी से जब भी मैं काम करना है तो मैं जल्दी से कहूंगा कि सारे मसल फाइबर मेरी एक्टिवेट हो जाएं क्योंकि मुझे ज्यादा पावर चाहिए होती है, ठीक है। न्यूरोपैथी में क्या होगा है, क्योंकि आपके मोटर यूनिट जो है वो एक नर्व पे मल्टीपल मसल फाइबर अटैच हो गए हैं, तो आपके पावरफुल मोटर यूनिट्स होते हैं, तो आपको उतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट जरूरत नहीं होती, आपके उससे कम कम हो जाता है, तो आपकी रिक्रूटमेंट कम होती है, आपकी स्पेसिंग ज्यादा होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होती है कि आपके मसल यूनिट कितने करीब करीब है। तो मैंने बताया था कि मायोपैथी में चूंकि आपके ज्यादा मसल फाइबर एक्टिवेट होते, मोटर यूनिट एक्टिवेट होते हैं, तो ये बिल्कुल आपके एम्पलीट्यूड बिल्कुल करीब करीब होंगे। लेकिन न्यूरोपैथी में चूंकि आपको जो मोटर यूनिट होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो आपको आपके स्पेसिंग बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं कि इसकी जो है इंटरफेरेंस इनकम्प्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो न्यूरोपैथी के अंदर आपका एम्पलीट्यूड हाई होगा, उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो लेट होगी और इंटरफेरेंस इनकम्प्लीट होगी। जबकि मायोपैथी के अंदर आपका जो है एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, उसकी रिक्रूटमेंट अर्ली होगी और कंप्लीट होगी और इंटरफेरेंस भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपने देखना है कि न्यूरोपैथी और मायोपैथी का क्या है। अब मैंने बताया था कि आपने देखना है कि जब आप नीडल डालते हैं किसी मसल के अंदर तो आपको एक मिलता है इंसर्शनल एक्टिविटी। सो अगर कोई मसल आपका इन्फ्लेम है, फॉर एग्जांपल उसको मायोसाइटस हो गया है, तो उस में क्या होगा, जब आप नीडल डालेंगे तो उसकी इंसर्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे आप इन्फ्लेम मसल के अंदर नीडल डालेंगे तो वो मसल इरिटेट पहले से हुआ पड़ा हुआ है, तो उसके स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। इसको पॉजिटिव स्पाइक वेव या शार्प वेव कहते हैं, पॉजिटिव स्पाइक्स और पॉजिटिव शार्प वेव कहते हैं, तो वो भी आपको मिलती हैं। इस तरह अगर मसल फाइबर आपका इन्फ्लेम्ड है, सपोज उसको मायोसाइटस हो गया है, सपोज उसकी जो है एक्यूट डीनर्वेशन हो गई है, तो उस वक्त में आपका जो रेस्टिंग एरिया, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नीडल डाल के मसल, पेशेंट कहते हैं कि आप बिल्कुल मसल अपना हैंड रिलैक्स रखें तो आपको फ्लैट लाइन नजर आती है। लेकिन अगर आपका मसल आपका इन्फ्लेम है, उसको मायोसाइटस है, उसको डीनर्वेशन है, उसकी कोई मतलब एक्यूट कोई जीबीएस हो गया है, उसकी कोई नर्व कट गई है, तो उस वक्त में आपका मसल इन्फ्लेम्ड हो रहा होता है, तो आपको उसमें शार्प वेव, पॉजिटिव शार्प वेव मिल सकती हैं, आपको उसके अंदर स्पाइक्स मिल सकते हैं, आपको उसके अंदर जो है वो आपको जो है फेसिकुलेशंस मिल सकती हैं। तो ये फाइंडिंग आपको रेस्टिंग मिल सकती है, शो करती है कि मसल उसका इन्फ्लेम्ड है, मसल जो उसकी है, मसल जो सेल वॉल है वो उसके ऊपर आपका डिपोलराइजेशन स्पॉन्टेनियस हो रही होती है, ठीक है। तो ये अगर ये चीजें आपको मिलती हैं तो आपने फिर सोचना है कि कहीं आपके मसल आपको डीनर्वेशन के साइन है और आपकी जो है वो आपकी मायोसाइटस है, वो उसके साइन होते हैं। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज जिसको हम कहते हैं, टर्मेटोमायोसाइटस, पोलियोमायोसाइटिस, वायरोमायोसाइटिस, तो उसके अंदर ही आप मिलती हैं। रेस्टिंग के अंदर एक और आपका इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसको कहते हैं मायोटोनिया। सो मायोटोनिया में क्या होता है कि आपका मायोटोनिया बेसिकली चैनलोपैथी है,
तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका मसल जो है वो आपकी उसकी जो है वो इंस्टेबिलिटी होती है, वो स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज कर रहा होता है। तो आपको स्पॉन्टेनियस, जब उसको कहते हैं कि जब नीडल डालते हैं और अगर मसल कंट्रैक्ट भी नहीं कर रहा होता तो आपको स्पॉन्टेनियस वैक्सिंग एंड वेनिंग डिस्चार्जेस नजर आते हैं, जिसको हम कहते हैं मायोटोनिया। टिपिकली मायोटोनिया कंजेंटा के अंदर आपको नजर आता है। तो ये भी एक जो है वो ईएमजी की फाइंडिंग है जो कि आपकी बहुत डायग्नोस्टिक होती है।